दुल्हन हाट एक कुरूप पर था, दिल को छू लेने वाली कहानी। मैं एक आम साधारण सी लड़की, नाम है मेघा। मेघ के समान श्यामल वर्ण, ये नाम ये पहचान दी है मेरी पालक अविवाहिता माँ देवकी ने। देवकी माँ, जिनके आसपास ही मेरी दुनिया है, उनका मेरे पास आना किसी रहमुना से कम नहीं था। मुझे जब से उनका साथ मिला, मेरी तो दुनिया ही बदल गई थी। लोग कहते हैं जन्म देने वाले माँ बाप से ज़्यादा लाड प्यार हमें कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है उसके आधार पे मैं कहती हूँ, ज़रूरी नहीं रिश्ते से खून के ही सच्चे हों। रिश्ते तो दिल से निभते हैं, फिर चाहे वो खून के हो या कोई फर्क नहीं पड़ता। देवकी माँ, आप अगर मुझे नहीं मिलती, मेरा हाथ नहीं थामती, मुझे सहारा नहीं देती, तो आज मैं भी किसी रेड लाइट एरिया में लोगों के मनोरंजन का साधन बन खड़ी हो, उनकी चुभने वाली नज़रों और मन बेधने वाले शब्दों का शिकार हो रही होती। कितनी कठिन जिंदगी होती मेरी, जिसके बारे में सोच ही मेरी रूह कांप जाती है। 10 साल की थी मैं जब मैंने जीवन में दुखों के रंग देखे। क्या उम्र थी मेरी, मात्र 10 वर्ष, और रंग श्याम। एक मजदूर परिवार की 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की लड़की। बड़ी बहन दिखने में अच्छी थी, सुंदर थी, वो सबकी लाडली थी, और मैं सांवले रंग की, इसलिए माँ पापा मुझसे तरस रहते थे। 2 भाई भी थे मेरे, जो अपना बचपना शान से जीते। दीदी मुझसे 3 साल बड़ी थी। जब सूरज डूबने पर सारी दुनिया सो जाती थी, तब मेरे माँ पापा की बातें सन्नाटे को तोड़ती थी, जो कभी कभी मेरे कानों में पड़ जाती थी। पापा अक्सर जीजी को बाजार दिखाने की बात किया करते थे, और माँ उनकी बातों को टालते हुए कहती थी, अभी ज़्यादा जल्दी है, अभी बाजार दिखाओगे लड़की को तो मनचाही बात ना बनेगी। लड़कियों की सुंदरता के ही भाव हैं, और अपनी लड़की के तो उभार भी ना ढंग से होएं, और फिर महीने से शुरू हो जाए तो कच्छू बात बने। उनकी बातें उस पर समझ नहीं आती थी, वो किस बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ समझ थी इतनी कि बाजार दिखाने के नाम पर हमारे समाज का एक विशेष तबका मजबूरी में या रिवाज के नाम पर अपनी लड़कियों को दुल्हन वाले हाट में बेच देता था, जो या उन्हें ऐसे घर में पहुंचाते जिन घरों में चिरागों की रोशनी मौजूद नहीं हो, या फिर उनसे खेल कर वेश्यावृत्ति के कारोबार में धकेल देते। लड़कियों के जन्म पर वहाँ उत्सव इसलिए मनाए जाते थे ताकि उन्हें आगे आर्थिक लाभ हो सके। एक दिन सुबह सुबह माँ जीजी को खूब सजा सवार रही थी। दीदी भी खूब मन से सज रही थी। लाल लाल लिपस्टिक, माथे पे बिंदी, तो कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियाँ, तो पैरों में पायल। दुल्हन की तरह श्रृंगार किया था दीदी का। दीदी को इतना सस्ता सवरता देख बाल मन भी ललचा गया। माँ से सजने की जिद करने लगी। माँ ने खिसिया कर गालों पे थप्पड़ जड़ दिया और सुनाते हुए कहने लगी, सजना संवरना तो गोरी लड़कियों पर शोभा देता है, तुझे सज सवार कर तमाशा थोड़ी बनाना है अपना। बाल मन कहाँ माँ की बातों को बुरा मानता है, सो मैंने भी नहीं माना। फिर भी सज सवर कर दीदी के साथ जाने की जिद करने लगी। वहीं पैर पटक कर बैठ गई थी मैं, और माँ पापा को गुस्सा दिखाने लगी। बाजार देखने का मोह मन में जोर पकड़ रहा था। मेरे मोहल्ले पड़ोस की लड़कियाँ बाजार तो जाती दिखती थी, लेकिन बाजार से वापस आती नहीं दिखती थी। मन सवालों से घिर जाता था मेरा। आखिर बाजार में ऐसा क्या था जो सब वहाँ सज संवर कर जाती तो थी, लेकिन कोई लौटती नहीं थी। कितनी ही रस्में कराई जाती थी। घर से निकलते समय थापे देना, जो समृद्धि का प्रतीक था, वही अनाज की बारिश कराना, जिससे उनके घर से जाने के बाद भी घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे। द्वार पूजा, गौ पूजा, और सबसे अंत में मुड़कर ना देखना। ना जाने कितनी ही रस्में निभाकर लड़की जाती थी। ठाठ से सवारी निकाली जाती, और सड़क पर जाकर एक गाड़ी में लड़की अपने पिता के साथ बैठ जाती। फिर लौटकर चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखे उसके पिता ही लौटकर आते, और लड़की बाजार की गलियों में ना जाने कहाँ गुम हो जाती। और मैं सोचा करती उसे रास्ता नज़र नहीं आता, या फिर कोई दूसरा रास्ता पकड़कर दूसरे रास्ते पर चली जाती, किसी गुमनाम मंजिल की तलाश में। क्या बाजार की रौनक इतनी लुभावनी होती है जो एक बार जाने के बाद वहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता? मैं इन्हीं जवाबों की तलाश में अपने बाल मन को भटकाए रहती, लेकिन कोई उचित जवाब नहीं मिलता जो मेरे बालपन के जिज्ञासों को शांत कर सके। अपने छोटे से घर के आंगन में पैर पटक कर बैठी हुई मैं जब चुप नहीं हुई, तो पापा ये कहकर मुझे भी बाजार ले गए। बड़ी बहन का मोह है, शायद इसलिए जिद कर रही है। एक बार दिखा ही लाता हूँ, इससे हमें ये भी पता चल जाएगा छड़ी को आगे
पालना भी है या नहीं। उस पल मासूम मन से ये बात समझ नहीं पाई थी। क्यों कहा था मेरे खुद के पिता ने ऐसा? क्या सच में वो मेरे पिता थे या मोल लिया था मुझे, या फिर यूं ही सड़क से उठाकर पाल लिया था? मेरा मन इन सवालों में उलझता था। पापा की बात सुनकर ही मन खुश हो गया। अब जीजी के साथ मैं भी बाजार जाऊंगी। अब मुझे पता चल जाएगा बाजार में जाने वाली सजी संवरी लड़कियां क्यों वापस नहीं आती है। मैं भी थोड़ा बहुत लाली लिपस्टिक लगाकर पापा और जीजी के साथ वहां से बाजार के लिए निकली। रास्ते में जो भी जान पहचान का मिलता तो उन्हें मुस्कुराते हुए उत्साह में दुआ सलाम करने लगती, हाल चाल पूछ लेती। कुछ देर बाद पापा ने गाड़ी रुकवाई। उत्सुकतावश नज़र उठाकर देखा तो वो बाजार बिल्कुल अलग जान पड़ा मुझे। वहाँ न कोई खिलौने की दुकान थी, न ही कोई मिट्टी के बर्तनों की सजावट भरी टोपड़ी, ना ही कोई कपड़े लत्ते दिखाई दे रहे थे और ना ही आटा दाल का ढेर दिखाई दे रहा था। उस बाजार में बस एक ही बात नज़र आ रही थी। वहाँ मेरी जीजी की तरह और भी कुछ लड़कियाँ सजी सबड़ी बनी ठनी खड़ी हुई थी, जिनके आसपास कुछ एक लोगों की भीड़ लगी थी। उनके साथ इक्का दुक्का महिलाएं भी थीं, जो महिलाओं को अपने साथ एक कपड़े की चार दीवारी से बनी झोपड़ी में ले जाती और कुछ देर बाद वापस ले आती। फिर वो साथ आए व्यक्ति के इशारे से कुछ कहती थी और बनी ठनी लड़की के पिता की ओर एक सफ़ेद लिफाफा बढ़ाती, जिसे लेकर वो लड़की उनके साथ भेज देते। ये कैसी रीत है, क्या रिवाज है, यह मुझे समझ नहीं आया। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि वो बाजार नहीं, हाट था। उस समय बालमन अपनी बचपन की हमराज दीदी से बिछड़ने के ख्याल से दुखी होने लगा था। कुछ ही देर में दीदी के साथ भी वही सब घटना घटने लगी जो मैं अब तक दूर से दूसरी लड़कियों के साथ घटता देख रही थी। मेरी दीदी को भी एक महिला के साथ उसी कपड़ों की चार दीवारी में जाना पड़ा। वहाँ जाकर क्या होता है मुझे नहीं पता था। जिज्ञासा हुई जानने की कि दीदी के पीछे मैं भी चली गई। वहाँ अंदर जाके देखा तो एक महिला को दूसरी महिला का अस्मिता माप लगाते हुए पाया। यह दृश्य देख मैं सहम गई थी। बाल मन में यह दृश्य देखते ही मैं तुरंत जोड़कर वापस बाहर चली आई। सहम कर अपने पापा के पीछे खड़ी हो गई, इस उम्मीद से शायद पापा के पीछे मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन गलतफहमी थी मेरी। मैं समाज के जिस तबके से थी वहाँ कोई भी रिश्ता सुरक्षित नहीं था। कुछ ही देर में दीदी चली आई। उनके चेहरे के भाव देख मैं उनके मन को समझने की कोशिश कर रही थी। इतना ही समझ आया मुझे, दीदी को उस महिला के उनके साथ अंदर होना अच्छा नहीं लगा था। उस महिला के साथ जो व्यक्ति खड़ा था वो लगातार मेरी ओर ही देखे जा रहा था। उसका घूरना मुझे कतई अच्छा नहीं लगा। घबरा कर ये सोच पापा के पीछे छुप गई मैं, अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। पापा उस महिला और उसके साथ खड़े व्यक्ति से बात करने लगे और मैं अपने ही ख्यालों में उलझी चारों ओर देख हाट का नियम समझने की कोशिश करने लगी। हाट का एक नियम मुझे समझ आया था कि एक बार में लड़की को उन चार दीवारी के अंदर जरूर जाना होता है। मैं सोच में गुम थी। तभी कुछ ही देर में पापा की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझसे कह रहे थे, श्यामली बहुत किस्मत वाली हो जो तुझे दीदी के साथ ही रहने को मिलेगा। अब तुम हमेशा अपनी दीदी के साथ ही रहोगी। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन फिर मैं बाकी सबसे दूर हो जाऊंगी। ये सोच मन डर से सिमट गया। उस आदमी ने पापा को भी एक लिफाफा थमाया, जिसे पापा ने हंसते हुए थाम लिया। दीदी और मैं उस औरत और उसके साथ आए एक आदमी के साथ चल दी, जो हमें कुछ दूर खड़ी एक गाड़ी के पास ले गया। वो महिला हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। चेहरे पर मधुर मुस्कान और आंखों में प्यार लिए उस औरत ने दीदी का हाथ थाम लिया और उसके साथ गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। मैं भी अपनी दीदी के बगल में ही बैठ गई। उस आदमी ने गाड़ी दौड़ा दी और जो एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकी। हम सब गाड़ी से उतर अंदर बढ़ गए। सब कुछ मुझे नया सा लग रहा था। नया ही तो था। एक छोटी से मजदूर तबके की झोपड़ी से निकलकर अचानक से बड़े घर में आना एक सपने जैसा ही तो था मेरे लिए। ऐसा सपना जिसका ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसके पूरा होने का तरीका किसी गुनाह से कम भी नहीं। मैं और मेरी दीदी दोनों अंदर चली आई। वो घर बेहद खूबसूरत था, जिसमें आधुनिक सभी सुविधाएं मौजूद थी। घर में सामने एक थोड़ी बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, जिसे देखते ही हमारे साथ आए हुए लोगों ने देखते ही सलाम किया और हमसे भी करने को कहा गया।
उस औरत ने हम दोनों को ही अपने पास बुलाया और दीदी की ओर घूरते हुए वो साथ आई औरत से कहने लगी, मालती, अच्छे से माप तोल कर ही लाई हो ना? इस लड़की को इस घर की वंशवेला बढ़ाने में सक्षम होगी कि नहीं? दिखने में तो सुंदर लग रही है, कोई दाग धब्बा तो नहीं है शरीर पर। सुनकर कई सवाल मन में भर आए। वो बूढ़ी औरत किस बारे में बात कर रही है और दीदी को उस घर में क्यों लेकर आए हैं? वहीं पता चला उस औरत का नाम मालती है, जो उस बूढ़ी औरत से कह रही थी, सब देखभाल करके ही लाई हूँ मालिक की इस नई रखेल को। मालिक को भी यही भाई, अब आप समय दिखवा ले अपना गुरु महाराज से, कब किस घड़ी और किस नक्षत्र में इसे मालिक के साथ कमरे में भेजना है। मैं उनकी बातें समझने की कोशिश कर इधर उधर देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ही मेरी दुनिया बदल गई है। वहाँ उठने बैठने, खाने पीने से लेकर रहन सहन, बात करने का तरीका सब बिल्कुल दूसरी दुनिया का लग रहा था मुझे। मैं सब समझने की कोशिश कर रही थी, तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी, जो फ़ोन पर किसी से बात करते हुए कह रही थी, जी गुरुजी, जैसा आपने कहा वैसे ही किया है। दुल्हन वाले हट से छोड़े के वास्ते लड़की चुनकर घर आ गई है। आप अब सही समय देखकर बता दो किस समय दोनों का मेल होना सही रहेगा। सुनकर मैंने दीदी की ओर देखा, जो मेरे साथ ही घबराई सी खड़ी थी। शायद उन्हें समझ आ गया था वहाँ किस बारे में बात हो रही है। कुछ देर बात कर बूढ़ी औरत ने फ़ोन रख दिया और मालती से कह उसे कमरे में ले जाने के लिए कहा। मैं भी दीदी के साथ जाने लगी तो मुझे वहीं खड़ा रहने के लिए कहा गया। बूढ़ी औरत को सुनकर ही मन डर गया। मैं वहीं एक और सिमट कर खड़ी रह गई। तभी मेरी नज़र एक बार फिर साथ आए व्यक्ति पर पड़ी, जो अभी भी मुझे ही घूर रहा था। उसके चेहरे के भाव देखकर मन सहम सा गया मेरा। उस बूढ़ी औरत के कहने पर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और मैं वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर बाद मालती फिर आई और मुझे अपने साथ ले गई। घर की साफ सफाई का काम मुझसे कराने लगी और मैं डरी सहमी सी उस कार्य को चुपचाप करने लगी। एक दिन कार्य करते हुए कानों में दीदी की चीखें सुनाई पड़ रही थी, जिन्हें सुन मैं उनके पास जाने के लिए बढ़ गई, लेकिन मालती ने मुझे रोक दिया। नहीं समझ आया ऐसा क्यों किया उसने। बहुत गिड़गिड़ाई दीदी के पास जाने देने के लिए, लेकिन नहीं जाने दिया। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया था। बात बात पर डपटना, गलती होने पर समझाने की जगह हाथ उठा देना, घर के सारे काम करवाना रोज का काम हो गया था मेरा। धीरे धीरे वहाँ रहने से डरने लगी थी मैं और मेरी दीदी दोनों की दुनिया वहीं चार दीवारी बन गई थी। महीनों हो गए थे एक घर में रहते हुए भी मैं मेरी दीदी से नहीं मिल पाई थी। उनके बारे में कुछ खबर नहीं थी मुझे। वो कैसी है, उनके कमरे में जाने की मुझे मनाही थी। एक दिन मैं घर पर कार्य कर रही थी, तभी मेरी निगाह दूर से घूर रहे दो आंखों पर पड़ी। वासना से भरी उन आंखों को मैं अब तक नहीं भूल पाई हूँ। कुछ देर ताकते रहने के बाद वो वहाँ से चला गया, लेकिन मेरा मन सहम गया। उस दिन एक बार फिर मालती मेरे पास आई थी और मुझे बना संवारने लगी। उस समय तक इतना तो मुझे समझ आ गया था कि ये बनाव संवार यूं ही तो नहीं किया जाता है, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर रहती है। मेरी दीदी को भी यूं ही बनाव श्रृंगार कर यहाँ लाया गया। उसके बाद से उन्हें कभी कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया गया। हिम्मत कर मैंने मालती से इस बारे में पूछा तो मालती ने मुझे डपटते हुए कहा, तुम छोटे घर की लड़कियों के लिए सवाल पूछना उचित नहीं है। मैं चुप रह गई। नहीं समझ आया मुझे क्यों उचित नहीं है हमारा सवाल पूछना। और ये छोटा बड़ा तो घड़ी तो होता है, इंसान तो एक ही जैसा होता है, जिसकी रगों में लाल खून ही बहता है। तो छोटे बड़े इंसानों में जब सब चीज़ें एक जैसी होती हैं तो फिर ये घर छोटे बड़े से क्या फ़र्क पड़ जाना है। नहीं जवाब मिले मुझे और मैं चुप कर गई। कुछ देर के बनाव श्रृंगार के बाद मालती मुझे एक कमरे में ले जाकर छोड़ आई। उसके इस कदम से मैं सहम गई थी। दीदी के साथ भी ऐसे ही किया गया था और अब मेरे साथ भी वही प्रक्रिया दोहराई जा रही थी। एक 11 वर्ष की लड़की जिसे कभी किसी ने सही गलत नहीं समझाया, कभी उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, उसे कैसे समझ आता अगले ही कुछ पलों में उसकी अस्मिता पर पहाड़ होने को है। खेलने पढ़ने की उम्र में उसे जीवन के विविध रूप देखने को मिलेंगे। बनी ठनी मैं कमरे में रखी चीज़ों को देख रही थी।
जो उस घर में रहते हुए भी मैंने कभी नहीं देखी थी। फूलों वाला नरम बिस्तर, उसके एक ओर रखी कांच की बोतल जिसमें पानी जैसा कुछ रखा हुआ था। बोतल के पास रखा एक छोटा सा पैकेट जिसमें क्या था पता नहीं। कुछ ही देर में दरवाज़ा दोबारा खुला और एक आदमी चेहरे पे मुस्कान रखे अंदर चला आया। वो वही आदमी था जिसे मैंने कुछ घंटे पहले ही देखा था। डर के कारण कदम पीछे हटने लगे और वो चेहरे पर कुटिल हंसी रखे हुए आगे बढ़ने लगा। सहम गया था मन मेरा। अगले ही पल मैं उसकी गिरफ्त में थी और छूटने के लिए विनती कर रही थी, लेकिन गिरफ्त से छूटना रखेलों की किस्मत में कहाँ था। कसमाकस करके रह गई मैं। 11 वर्ष की उम्र में बलात्कार का दर्द झेला मैंने। दर्द जब हद से ज़्यादा बढ़ गया तो बेसुध सी हो गई मैं। जब आँख खुली तो खुद को एक रेल की बोगी में कंबल में लिपटा हुआ पाया। अनजान जगह और लोगों की भीड़ देख मन सहम गया था। बदन दर्द कर रहा था। जैसे तैसे उठकर बैठ गई। खुद पर नज़र डाली तो उन्हीं दुल्हन वाले वस्त्रों में पाया। कहाँ थी मैं, कैसी पहुँची, यहाँ तक कि सवालों की झड़ी मन में लग गई। खुद में सिमटी हुई मैं रेल की उस बोगी में बैठी हुई यात्रियों की ओर ताक रही थी। रेल रफ्तार से दौड़ रही थी और मेरी किस्मत ना जाने किस गुमनाम मंजिल की तलाश में निकली थी जो रूठ चुकी थी। रेलगाड़ी से लाकर किस्मत ने दिल्ली पटक दिया। रेल रुक चुकी थी और मैं सहमते हुए रेल से नीचे उतर आई। शरीर में सहमते हुए रेल से नीचे उतर आई। शरीर बेहिसाब दर्द कर रहा था और भूख प्यास के कारण जवाब देता जा रहा था। जान ना पहचान, मंजिल का ठिकाना नहीं और अकेले भीड़ में चलती हुई मैं एक बेंच पे जाकर बैठ गई। कुछ समझ नहीं थी क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं। जाने कितनी रेलगाड़ियां आई और कितनी गईं और मैं वहीं बैठ उन्हें जाते हुए देखती रही। पास ही पानी की टंकी थी। सो पानी पिया तो भूख के कारण पेट दर्द करने लगा। पेट पकड़कर वहीं बैठ गई। दिन से रात हो गई, लेकिन मैं वहीं बैठे चारों ओर देख रही थी, इस उम्मीद से शायद ईश्वर किसी रहनुमा को भेज दे मदद के लिए। कुछ देर बाद आंख के सामने किसी ने हाथ में कपड़ा सफ़ेद रुमाल झटका और मैं मूर्छित होती चली गई। जब आंख खुली तो खुद को एक बार फिर बड़ी से घर में पाया, जहाँ फिर सजी सवरी महिलाएं दिखाई दी, जिन्हें देख इतना तो समझ आ गया कि मैं एक बार फिर ऐसी जगह पर हूँ जहाँ लड़कियों को सजा सवार कर एक कमरे में भेज दिया जाता है और फिर वही दर्द वेदना शरीर को सहनी पड़ती है। सिमट गई मैं खुद में। मेरा मासूम बचपन उस सजी सवरी मुखौटे वाली लड़कियों में खो चुका था। मन उस विवश दृश्य को याद कर सिहर गया और मैं वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगी। इतना सरल नहीं था वहाँ से निकलना। चारों ओर देखती हुई मेरी नज़र घर की खिड़कियों पर पड़ी और मैं उन्हें देख उम्मीद से भर गई। शायद यहाँ से भाग सकूँ मैं। सबके सोने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन 24 घंटे होने पर भी वहाँ की रौनक कम नहीं हुई। उस घर में उतनी ही चहल पहल थी। कुछ और रास्ता ढूंढने लगी निकलने के लिए। कुछ समय नहीं आया तो अपनी किस्मत समझ उसे स्वीकार कर बैठ गई। अभी इतनी उम्र नहीं थी सो मुझे लोगों के बीच नहीं भेजा जाता था, लेकिन महीने में एक बार लड़कियों के साथ अदाई सीखने के लिए भेजा जरूर जाता था। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी थी जो मेरी ही तरह मजबूरी में वहाँ थी। उम्र बढ़ने के साथ समझ बढ़ती गई। इस समझ के साथ वहाँ से एक बार फिर लड़कियों के साथ बाहर जाते समय भागने की जुगत लगाई। जब बड़ी लड़कियां अपने कार्य पे थी और मैं उनके साथ ही लोगों से बात करने के तरीके, चलने फिरने के तरीके सीख रही थी, तभी चुपके से एक गाड़ी में जाकर छुप गई जो वहाँ से निकल रही थी। किस्मत एक बार फिर मुझे लेकर जा रही थी, लेकिन कहाँ, इस बात से मैं पूरी तरह अनजान थी। कुछ देर बाद गाड़ी फिर से एक घर के सामने रुकी जो दिखने में अच्छा खासा था, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैं डरी सहमी उस गाड़ी में ही दुबकी रही। आसपास कोई नहीं था और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद मैंने झांक कर देखा तो गाड़ी बंद हो चुकी थी और मैं अंदर ही फंस चुकी थी। कुछ ही देर में नज़र सामने से आती हुई एक महिला पर पड़ी जिसके हाथ में पर्स था और आंखों पर चश्मा। उसके पास आने पर मैं एक बार फिर गाड़ी में छुप गई। वो औरत गाड़ी में बैठी और गाड़ी एक बार फिर चलने लगी। मन फिर आशंका से भर आया और मुझे खांसी आ गई, जिसे सुन उसने झटके से गाड़ी रोकी और गाड़ी को चेक करते हुए उन्होंने मुझे देखा। मैं डरी सहमी सी एक कोना पकड़ ली थी। उसने मेरी हालत देख शायद अनुमान लगा लिया था यह क्या जाए। उसकी पारखी नज़रों का
कमाल था जो मेरे अंदर छुपे डर को उन्होंने पहचान लिया था। वो महिला और कोई नहीं, मिस देवकी थी। मुझे देख उन्होंने कुछ नहीं कहा और शांत बैठे रहने को कहे उन्होंने एक बार फिर गाड़ी दौड़ा दी। पिछले 1.5 सालों में इतना कुछ देख और अनुभव कर लिया था कि किसी पर सहज भरोसा नहीं होता था। मन में विचार आ रहा था कि मैं एक बार फिर किसी मुसीबत में ही फंसने जा रही हूँ। एक अकेली किशोरी के लिए जीना इतना आसान कहाँ था। मैं वहीं बैठी हुई गाड़ी के रुकने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी तो वो देवकी जी मुझे एक जगह ले आई जहाँ मेरे जैसे ही और भी बच्चे थे। मुझसे न डरने को कहते हुए मिस देवकी मुझसे वहाँ एक कमरे की ओर ले जाने लगी, जिस पर दरवाज़ा देखते ही मेरे बढ़ते कदम रुक गए। मेरी मनोदशा को समझते हुए देवकी जी मुझे वहाँ पास ही पड़ी बेंच की ओर ले गई और मुझसे वहाँ बैठने को कहकर खुद भी वहीं बैठ गई। मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मिस देवकी मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। पहली बार किसी ने सर पर हाथ रख इतने धैर्य और प्यार से कुछ पूछा था। मेरा दर्द थोड़ा कम हो गया, लेकिन भरोसा मैं अभी भी नहीं कर पा रही थी उन पर। मिस देवकी मेरी परेशानी समझ उस जगह के बारे में बताने लगी थी। वहीं पता चला वो एक बाल सुधार गृह था, जिसमें वो बच्चे वहाँ रहने आते हैं जो कम उम्र में किसी न किसी अपराध में लिप्त है। उन्हें वहाँ बेचकर सही गलत की शिक्षा दी जाती थी। मिस देवकी वहाँ की एक कर्मचारी थी जो नियमित रूप से उन बच्चों से मिलने आती थी और उनके साथ समय व्यतीत कर उन्हें सही रास्ता दिखाती थी। मैं वहीं सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। मिस देवकी मुझसे काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करती रही। कभी वो मुझे उन बच्चों के बारे में बता रही थी तो कभी वहाँ मौजूद अन्य कर्मचारियों के बारे में बता रही थी। वहाँ खाना खाने का समय हुआ तो सब बच्चे वहाँ से एक पंक्ति में जाने लगे। मिस देवकी मुझे भी वहाँ से उनके साथ ही ले गई और भोजनालय कक्ष में जाकर सब इकट्ठे हो पंक्ति में बैठ भोजन करने लगे। मिस देवकी और बाकी कर्मचारी भी उनके साथ ही बैठ गए और भोजन करने लगे। उनके व्यवहार से मैं सहज होने लगी थी। भूख लगी थी सो झगड़ते हुए भोजन करने लगी। मिस देवकी मुझसे बातें भी करती जा रही थी। धीरे धीरे मैं सहज हुई और उनसे खुलकर बातें करने लगी। मैंने उन्हें अपने अतीत के बारे में बताया, जिसे सुन वो मुझे समझाते हुए बोली, मेघा अतीत सबका होता है। हमें उस अतीत को पकड़कर वर्तमान की खुशियों को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि अतीत को अतीत में ही छोड़कर हर पल को मुस्कुराकर जीना चाहिए। मेघा नाम सुन मैं बोली, मेरा नाम मेघा नहीं है, श्यामली है। तो मिस देवकी कहने लगी, श्यामली अब नहीं रही, आप मेघा हैं, मेघ से श्यामल वर्ण वाली। मिस देवकी की बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने लगी। वह मेरे साथ बातें करती, खेल खेलती, अच्छे बुरे इरादों में पहचान करना सिखाती। उनसे मिलकर मुझे समझ आया वास्तव में मैं माँ कैसी होती है। मैं मिस देवकी को माँ कह संबोधित करने लगी। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, सो पढ़ाई लिखाई भी करवाने लगी। धीरे धीरे मुझे पढ़ाई लिखाई की महत्वता समझ आने लगी। समय गुजरने के साथ मिस देवकी मुझे अपने साथ अपने घर ले आई, जहाँ मुझे पता चला मैं जिसकी गाड़ी में छुपकर आई थी वो व्यक्ति उनका भाई था जो उधर से गुजर रहा था। मैं मिस देवकी और उनके भाई के साथ रहने लगी। धीरे धीरे मैं पढ़ना लिखना सीख गई। तब मुझे पता चला रिवाज के नाम पर जो मेरे साथ मेरी जैसी लड़कियों के साथ होता है वो गलत था। शिक्षा की कमी के कारण विशेष तबके के लोग इस प्रथा को अभी तक निभा रहे हैं। मैंने माँ से इस बारे में बात की और हमने साथ मिलकर इस प्रथा के विरुद्ध उचित कदम उठाने का निर्णय लिया, जहां मैंने संघर्ष के जरिए दुल्हन वाले हाट को रोकने के लिए कोशिश शुरू कर दी। साथ ही अपनी वास्तविक पहचान बताए बिना मैं सबको शिक्षा के महत्व समझाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाने लगी, जिस बारे में प्रयास अब तक जारी है। इस उम्मीद में एक दिन हम इसमें अवश्य सफल होंगे। मेघा बेटा, चले अब हमारी शिक्षा की जागरूकता के लिए निकलने वाली रैली के समय हो रहा है। तुमने सारे बैनर और बच्चों को तैयार कर लिए है ना? इसके लिए देवकी ने दाढ़ी बंद करते हुए गाड़ी ड्राइवर कर रही मेघा से पूछा। मेघा बोली, हाँ माँ, सब हो गया है। मुझे यकीन है हम मिलकर जल्द ही शिक्षा के जरिए इस प्रथा को समाप्त करने में कामयाब होंगे।
देवकी बोली, सिर्फ प्रथा को ही खत्म नहीं करना है मेघा, हमें बल्कि लोगों में जागरूकता भी भरनी है, जिससे भविष्य में कभी कोई श्यामली इस प्रथा का शिकार ना बन पाए। दोस्तों, क्या आपको इस कुप्रथा के बारे में पता था और आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।